हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवर चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन स्टूडेंट के सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस स्टूडेंट वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि डू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सिलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट के हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, जो कि हमारा डीएससी फर्स्ट मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट रेडी, लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, इस पीडीएफ में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसको ही हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो स्टूडेंट जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है हिंदी सिनेमा की प्रमुख विशेषताओं और उसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया है हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिक के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमसे 2 चीजें पूछी गई है, फर्स्ट हिंदी सिनेमा की विशेषता और सेकंड उसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे हिंदी सिनेमा भारतीय समाज, संस्कृति और जनमानस का सशक्त माध्यम रहा है। तो स्टूडेंट जो हिंदी सिनेमा है वो हमारा भारतीय समाज, संस्कृति और जनमानस का एक सशक्त माध्यम रहा है, और ये केवल हमारा डांस, गाने और हीरो हीरोइन तक सीमित नहीं है। हिंदी सिनेमा जो है हमारा, उसमें हमारे समाज की समस्याएं दिखती है, वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और कई बार समाज में बदलाव की चिंगारी भी वो जलाता है। तो स्टूडेंट इसीलिए जो हिंदी सिनेमा है उसको समझने के लिए उसका जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, यानी कि जो उसकी थ्योरी है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिकी उसके तथ्य, शिल्प, विचारधारा और सामाजिक भूमिका को स्पष्ट करती है।
तो इसी तरीके से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले स्टूडेंट जो बात करेंगे वो हम करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो स्टूडेंट जो हमारी हिंदी सिनेमा की सबसे पहली विशेषता आती है वो आती है मनोरंजन और संदेश का समन्वय। तो हिंदी सिनेमा मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी देता है। तो स्टूडेंट हिंदी सिनेमा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मनोरंजन के साथ संदेश देना। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें तारे जमीन पर जो हमारी फिल्म है उसमें शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। ऐसे ही जो पीके फिल्म है उसमें धार्मिक अंधविश्वास पर व्यंग किया गया है। तो स्टूडेंट जो हमारी फिल्में हैं वे हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और साथ साथ एक गहरी बात भी वे कह जाती है। तो गीत, नृत्य, हास्य और भावनात्मक दृश्यों के माध्यम से विचार प्रस्तुत इसमें किए जाते हैं। तो ये था मनोरंजन और संदेश का समन्वय। सेकंड हमारा जो आता है वो आता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, स्त्री शोषण, पारिवारिक संघर्ष जैसे विषयों को दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट जो हिंदी फिल्म है उसमें समाज की सच्चाई दिखाई जाती है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, स्त्री शोषण। तो अगर आप इसका उदाहरण देखें जैसे कि हमारी मदर इंडिया फिल्म हो गई उसमें ग्रामीण संघर्ष को दिखाया गया है। इसी तरीके से जो अंकुर फिल्म हो गई उसमें समानती शोषण को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट जो सिनेमा है वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो समाज की तफलीक भी दिखाता है। तो समाज की विसंगतियों और संघर्षों को कथा का आधार इसमें बनाया गया है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है लोक संस्कृति से जुड़ाव। लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक व्यवस्था और सामाजिक आचारों का समावेश। तो हिंदी सिनेमा पूरी तरीके से भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे लोकगीत, पारिवारिक मूल्य और परंपराएं का समावेश हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर में देख रहे जो हमारी लगान पिक्चर है उसमें गांव लोकगीत, सामूहिक संघर्ष को दिखाया गया है। और जब आपकी एक फेमस पिक्चर है हम आपके है कौन, तो ये हमारी एक पारिवारिक संस्कृति का प्रतीक है। तो यही कारण है कि जो हिंदी सिनेमा है वो भारतीय पहचान को मजबूत करता है। तो भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। थर्ड हमारा आता है भावनात्मकता की प्रधानता। तो प्रेम, त्याग, करुणा, बलिदान और पारिवारिक संबंधों पर विशेष बल। तो स्टूडेंट हिंदी सिनेमा दिल से जुड़ता है। प्रेम, त्याग, बलिदान, रिश्ते ये सब उसमें होते हैं। जैसे आप देखें एक हमारी जो मदर इंडिया फिल्म है उसमें माँ बेटे का रिश्ता दिखाया गया है। इसी तरीके से जो रक्षाबंधन जैसी फिल्में हैं उसमें भाई बहन का प्यार दिखाया गया है। तो दर्शक खुद को किरदारों में देखने लगते हैं। दर्शकों से भावनात्मक जो जुड़ाव है वो भी स्थापित होने लगता है। तो यही था भावनात्मकता की प्रधानता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नायक केंद्रित कथा संरचना। नायक को सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्षशील रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हिंदी फिल्मों में जो नायक होता है वो अन्याय से लड़ता है, कमजोरों की आवाज बनता है और नैतिक मूल्यों का प्रतीक होता है। तो नायक नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधि होता है। जैसे आप दीवार देखे, शोले देखे, तो यहाँ पर जो नायक है वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आदर्श और उम्मीद का प्रतीक भी होता है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ विशेषताएं हिंदी सिनेमा की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदु। तो अब हम हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिक दृष्टि को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारे यथार्थवाद का सिद्धांत। सिनेमा को समाज का दर्पण माना जाता है। तो जो हिंदी सिनेमा है उसको समाज का दर्पण माना जाता है, जो कि हमारे वास्तविक जीवन की समस्याओं को पर्दे पर उतारता है। यही हमारा यथार्थवाद है और वास्तविक जीवन की समस्या और अनुभवों का प्रस्तुतिकरण हमारे हिंदी सिनेमा में किया जाता है। तो जैसे आप देखें 2 बीघा जमीन जो हमारी पिक्चर है उसमें किसान की समस्या दिखाई गई है। ऐसे ही जो सड़क है उसमें शहरी यथार्थ को दिखाया गया है। तो यही था यथार्थवाद का सिद्धांत। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है विचारधारा का प्रभाव। राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद और नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति। तो हिंदी सिनेमा में विचारधाराएं दिखती है जैसे कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद। तो स्टूडेंट जो सिनेमा है वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि वो वैचारिक माध्यमों के रूप में भी देखा जाता है। वो विचारों का भी एक माध्यम भी है। तो जैसे आप देशभक्ति फिल्में देखें या सामाजिक न्याय पर आधारित फिल्में देखें तो सब में विचारधारा का जो प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलता है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है लोकप्रिय सिनेमा का सिद्धांत। तो जन सामान्य की रुचि और अपेक्षाओं के अनुरूप कथानक। तो जो हिंदी सिनेमा है वो आम जनता के लिए बना होता है। उसमें सरल भाषा और भावनात्मक प्रस्तुति देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो हिंदी सिनेमा है वो हर वर्ग तक पहुंचता है। जैसे कि आप देखें हिंदी सिनेमा में मोस्टली पारिवारिक फिल्में मिलेगी या मसाला फिल्में मिलेगी। तो इसीलिए ये हिंदी सिनेमा के हर वर्ग तक पहुंच जाता है। तो यही था लोकप्रिय सिनेमा का सिद्धांत। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण।
दृश्य संरचना, संगीत, संवाद और अभिनय की कलात्मकता। तो हिंदी सिनेमा एक संपूर्ण कला है जिसमें दृश्य, संगीत, संवाद, अभिनय सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो शास्त्रीय संगीत आधारित फिल्में देखें, अगर आप सुंदर छायांकन वाली फिल्में देखें, तो स्टूडेंट इसीलिए हम कह सकते हैं जो सिनेमा है वो आंखों और दिल वो सबको छू लेता है। तो इसी प्रकार से सिनेमा को एक संपूर्ण कला के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो यही था हमारा सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। तो सिनेमा समाज को जागरूक करने और परिवर्तन की प्रेरणा देने का साधन। तो जो हिंदी सिनेमा है वो समाज को जागरूक करता है, सोच बदलने की प्रेरणा देता है। तो जैसे आप देखें, जो हमारी एक टॉयलेट एक प्रेम कथा जो स्टोरी है, जो हमारी फिल्म है, उसमें भी स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है। इसी तरीके से पैडमैन। तो स्टूडेंट फिल्म देखने के बाद जो सोच है वो भी बदल जाए, यही हमारे सिनेमा की ताकत है। तो सामाजिक सुधार की भावना को भी वो प्रोत्साहन देता है। तो यही था हमारा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। तो स्टूडेंट यही थे हमारे हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदु। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे हिंदी सिनेमा भारतीय समाज की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। तो इसकी स्टूडेंट जो विशेषता और जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो हमारे लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि जो अब हमारे सामाजिक विमर्श और परिवर्तन का माध्यम है वो भी बनता है। तो स्टूडेंट हिंदी सिनेमा के जो अपना ही सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसके माध्यम से उसने समाज को दिशा दी और सवाल उठाता है और साथ ही हमें सोचने पर वो मजबूर करता है। तो इसीलिए जो हिंदी सिनेमा का अध्ययन है स्टूडेंट, वो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है हिंदी सिनेमा के स्वतंत्रता पूर्व काल में हुए प्रमुख विकासों और परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमें स्वतंत्रता पूर्व के बाद हिंदी सिनेमा की यात्रा को बताना है। तो चलिए इसकी जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं स्टूडेंट। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा भारतीय सिनेमा की आधारशिला है। तो इस दौर में जो हमारा ये दौर था, इसमें सिनेमा ने बोलना सीख लिया था, समाज की समस्याओं को दिखाना शुरू कर दिया था और आजादी की भावना को चुपचाप इसने फैलाना शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट मूक फिल्मों से लेकर जो हमारी बोलती फिल्म थी, वहां तक की जो यात्रा थी वो हिंदी सिनेमा को एक बहुत ही शक्तिशाली और सशक्त माध्यम के रूप में बनाती है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा रहने वाला है प्रारंभिक चरण और मूक सिनेमा का दौर को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं मूक फिल्मों की। तो स्टूडेंट जो हिंदी सिनेमा का जो आरंभ था वो मूक फिल्मों से हुआ था। तो इस दौर में फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, कहानी सिर्फ अभिनय और हाव भाव से ही कही जाती थी। तो इस समय जो विषय होते थे स्टूडेंट वे पौराणिक और धार्मिक कथाएं होती थी, जैसे कि रामायण महाभारत से जुड़ी कहानियां। इस समय जो अभिनेता थे वे चेहरे के भाव, आंखों की भाषा, इन सभी के माध्यम से जो कहानी थे उसको कहते थे। तो स्टूडेंट यही हमारा वो दौर था जब लोगों ने में सिनेमा के प्रति जो जिज्ञासा और आकर्षण है वो तेजी से बढ़ने लगा था। तो यही था हमारा प्रारंभिक चरण और मूक सिनेमा का दौर। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा था बोलती फिल्मों का आगमन। तो स्टूडेंट अब आता है क्रांतिकारी मोड। पहली बोलती फिल्म आते ही जो संवाद, गीत और संगीत है वो सिनेमा का हिस्सा बन गया था। तो पहली बोलती फिल्म के आगमन से सिनेमा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। संवाद, गीत और संगीत सिनेमा का अभिन्न अंग भी बन गए थे। तो अब जो स्टूडेंट किरदार थे वे बोल सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। तो इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ कि जो हिंदी भाषा है उसको लोकप्रियता मिली, आम जनता सिनेमा से जुड़ गई। तो सिनेमा अब सिर्फ देखने की चीज नहीं रहा, बल्कि सुनने और महसूस करने का माध्यम भी बन गया था। तो यही था हमारा बोलती फिल्मों का आगमन। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो आता है विषय वस्तु में परिवर्तन को लेकर। तो स्टूडेंट धीरे धीरे जो फिल्मों के विषय थे वे बदलने लगे थे। तो पहले जहाँ पौराणिक विषय जैसे कि देवी देवता और पौराणिक कथाएं थे, वो अब जो ये समस्या थी वे स्त्री समस्या, जाति व्यवस्था, गरीबी, नैतिक मूल्यों, इन पर आधारित कथाएं होने लगी थी। तो अगर आप उदाहरण देखें जैसे कि सामाजिक अन्याय पर आधारित जो कहानियां हैं वे हमारी आने लगी थी।
तो इससे जो सिनेमा है वो समाज सुधार का औजार भी बनने लगा था। तो स्टूडेंट यही था हमारा विषय वस्तु में परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर ले, सॉरी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा 4 टॉपिक आता है। तो 4 टॉपिक में हमें से पूछा गया है तकनीकी और कलात्मक विकास। तो छायांकन, संपादन और निर्देशन में सुधार। तो स्टूडेंट ये जो दौर था इसमें छायांकन बेहतर हुआ, निर्देशन में सुधार आया, अभिनय अधिक ज्यादा स्वाभाविक हो गया था। तो स्टूडेंट अभिनय भी स्वाभाविक और प्रभावशाली होने लगा था। गीत और संगीत फिल्मों की पहचान बनने लगी थी, जिससे कि जनता में जो लोकप्रियता है वो बढ़ने लगी थी। तो जो सिनेमा था वो अब कला और तकनीक का संतुलन बन चुका था। तो यही था तकनीकी और कलात्मक विकास। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव। तो स्वतंत्रता आंदोलन की भावना अप्रत्यक्ष रूप से फिल्मों में झलकी। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो स्टूडेंट अंग्रेजी शासन के कारण खुलकर आजादी की बात नहीं हो सकती थी, लेकिन जो हमारा फिल्म था उसमें देशभक्ति, त्याग, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाए गए। तो इन सभी कहानियों के माध्यम से जो लोग थे उनमें जागरूकता फैली, और जो सिनेमा था वो जागरूक का माध्यम भी बना, और स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक समर्थन भी इससे मिला। तो स्टूडेंट अब जो सिनेमा था वो जन जागरण का माध्यम बन गया था। तो यही थी राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा ने भारतीय सिनेमा की भारतीय मजबूत नींव रखी। तो स्टूडेंट ये जो हमारा दौर था इसमें सामाजिक माध्यम बनाया गया सिनेमा को, उसको जनता से जोड़ा गया, और साथ ही आजाद भारत के सिनेमा को इसने ही दिशा दी। तो आज जो हिंदी सिनेमा हम देखते हैं उसकी जो जड़ें है वो हमारे इसी स्वतंत्रता पूर्व जो दौर थी उसमें छुपी हुई थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है सिनेमा जन संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, इस संदर्भ में नई तकनीक कहां तक सहायक है बताइए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया है नवीन तकनीक ने सिनेमा को जन संप्रेषण के प्रभावी साधन के रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया है, विवेचना कीजिए। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे सिनेमा जन संप्रेषण का एक प्रभावशाली और व्यापक माध्यम है। तो स्टूडेंट ये क्यों है? क्योंकि यह एक साथ ही आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है और दिल पर असर करता है। तो नई तकनीकों ने जो विकास थे उनसे सिनेमा की जो पहुंच थी स्टूडेंट, जो उसकी प्रभावशीलता थी और जो अभिव्यक्ति शक्ति थी वो कई गुना बढ़ गई थी। तो स्टूडेंट तकनीक के कारण ही जो सिनेमा है वो केवल मनोरंजन न रहकर सशक्त सामाजिक संवाद का माध्यम भी बन गया था। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करेंगे स्टूडेंट वो हम बात करेंगे निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी सहायता को लेकर। तो स्टूडेंट आधुनिक छायांकन तकनीक से दृश्य यथार्थवाद और प्रभावी बने। तो पहले जमाने में जो कैमरा था वो सीमित था, ध्वनि स्पष्ट नहीं होती थी, लेकिन स्टूडेंट अब जो था वो हाई क्वालिटी कैमरा आ गया था, साथ ही डिजिटल एडिटिंग आ गई थी और बेहतरीन साउंड सिस्टम आ गया था। तो संपादन तकनीक ने कथा को सुसंगठित और आकर्षक रूप प्रदान किया, और ध्वनि तकनीक के विकास से संवाद और संगीत अधिक स्पष्ट हो गए थे। तो स्टूडेंट उदाहरण अगर आप देखें जो युद्ध, ऐतिहासिक या काल्पनिक दृश्य थे तो आज पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक हमें देखने को वे लगते हैं। तो तकनीक ने ही कल्पना को जीवंत बना दिया। तो दृश्य प्रभाव से जो कल्पनाशक विषय है उसका सजीव प्रस्तुतिकरण भी संभव हुआ। तो यही था हमारा निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी सहायता। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है स्टूडेंट वो हमारा था प्रस्तुति और प्रभाव में परिवर्तन को लेकर। तो नई तकनीक से जो तस्वीर थी वो ज्यादा साफ होने लगी, आवाज ज्यादा प्रभावी हुई, इससे जो दर्शक थे वे कहानी में डूब जाते थे और किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे, जिससे कि जो भावनात्मक प्रभाव है वो तीव्र और व्यापक हुआ। तो स्टूडेंट अगर आप उदाहरण देखें तो दर्द, डर या खुशी आज दर्शक खुद महसूस करता है। तो सिनेमा का जो संदेश था वो स्टूडेंट वो सीधे दिल तक पहुंचाता था, तो अधिक स्पष्ट रूप से वो संप्रेषित भी होने लगा था। तो यही था हमारा प्रस्तुति और प्रभाव में परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है वितरण और पहुंच का विस्तार। तो तकनीक के कारण सिनेमा की पहुंच दूर दराज क्षेत्रों तक होने लगी। तो स्टूडेंट पहले जो फिल्म थी वो सिर्फ
सिनेमा घरों तक सीमित थी, तो छोटे बजट की फिल्मों को भी दर्शक मिलने लगे थे, क्योंकि अब जो मोबाइल था, टीवी था, डिजिटल प्लेटफॉर्म था, उन सब पर ये मिलने लगी थी। परिणाम ये हुआ कि ये विभिन्न सामाजिक वर्गों तक संदेश पहुंचाना आसान हुआ, दूर दराज के गांवों तक पहुंची, छोटे बजट की फिल्में भी दर्शक पा रही थी। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, जो सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म थी, आज वो व्यापक जन समूह तक पहुंच रही है। तो सिनेमा जो था वो जनमत निर्माण का प्रभावी साधन भी बना हुआ था। तो यही था हमारा वितरण और पहुंच का विस्तार। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा आता है सामाजिक चेतना और जन संवाद को लेकर। तो तकनीक ने सामाजिक विषयों को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करी। तो स्टूडेंट, जो नई तकनीक थी उससे जो सामाजिक विषय है वो ज्यादा प्रभावी ढंग से दिखाए गए। और इस समय जो विषय थे स्टूडेंट, वे थे हमारे स्त्री अधिकार, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, असमानता। तो ये सभी हमारे विषय उस समय के थे। तो जो सिनेमा था वो जन चेतना जागृत करने का एक माध्यम बना, चर्चा शुरू करता था, समाज को सोचने पर मजबूर करता है। तो इसीलिए ये एक जन संवाद का माध्यम भी बन जाता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा सामाजिक चेतना और जन संवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सीमाएं और चुनौतियों को लेकर आता है। तो स्टूडेंट, हर चीज के दो पहलू होते हैं। फर्स्ट हमारे जो अच्छे गुण है, दूसरी हमारी जो सीमाएं या चुनौतियां है। तो तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से विषय वस्तु कमजोर होने की संभावना। तो तकनीक पर ज्यादा निर्भरता इसमें रखी गई है, जिससे कि जो विषय वस्तु है उसके कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। सेकंड, केवल ये एक व्यावसायिक सोच के रूप में आज के समय में आ गया है, जिससे कि जो सामाजिक उद्देश्य है वो पीछे छूट सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर दोनों का संतुलन न हो तो जो संदेश है वो पीछे छूट सकता है। फिर भी जो तकनीक का संतुलित उपयोग है वो सिनेमा को सशक्त बना सकता है। तो यही थी हमारी सीमाएं और चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, नवीन तकनीक ने सिनेमा को जन संप्रेषण का अत्यंत प्रभावी माध्यम बनाया। तो स्टूडेंट, जो तकनीक था उसने सिनेमा की पहुंच बढ़ाई, प्रभाव गहरा किया और अभिव्यक्ति को सशक्त बनाया। लेकिन स्टूडेंट, अगर इसका संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तकनीकी प्रयोग ही जो सिनेमा है वही हमारे समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। और इसी प्रकार से नई तकनीक सिनेमा के जन संप्रेषण स्वरूप को सुदृढ़ करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर थर्ड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, कलात्मक सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा की विशेषताओं की तुलना कीजिए, अथवा समांतर सिनेमा और मुख्य धारा के सिनेमा की शैली और उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें तुलना करनी है उनकी विशेषताओं की, कलात्मक और व्यावसायिक सिनेमा की, साथ ही समांतर सिनेमा और मुख्य धारा के सिनेमा की शैली और उद्देश्य को भी बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत स्टूडेंट हम एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। और प्रस्तावना में हम देखेंगे, हिंदी सिनेमा में समय के साथ दो प्रमुख धाराएं विकसित हुई। तो स्टूडेंट, पहली थी हमारी कलात्मक अथवा समांतर सिनेमा और दूसरी थी हमारी व्यावसायिक या हम जिसे मुख्य धारा भी कहते हैं। तो दोनों का जो उद्देश्य था स्टूडेंट वो अलग था, लेकिन जो दोनों थी उन दोनों ने मिलकर ही जो हिंदी सिनेमा है उसको विविध और उसको ही समृद्ध बनाया है। तो यही था हमारा एक छोटे से प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है उद्देश्य के आधार पर अंतर को लेकर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर अंतर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा कलात्मक सिनेमा है वो समाज की सच्चाई दिखाता है, सामाजिक समस्याओं पर सवाल उठाता है और दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। तो ये समाज की समस्याओं पर प्रश्न उठाता है, दर्शक को सोचने के लिए प्रेरित करता है और इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक यथार्थवाद को प्रस्तुत करना आता है। जैसे कि आप अंकुर या अर्थ फिल्म देखें, तो ये तो हमारा कलात्मक सिनेमा हो गया जिसका उद्देश्य जो था स्टूडेंट वो था सामाजिक यथार्थ। इसी तरीके से अगर हम व्यावसायिक सिनेमा की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन, लोकप्रियता और आर्थिक सफलता। तो इसके जो अगर आप उदाहरण देखें जैसे कि मसाला फिल्म हो गई, बड़े बजट की फिल्म हो गई, तो इसमें जो आर्थिक सफलता है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट तो हमारा यही हो गया कि जो हमारे इनके उद्देश्य उनमें अंतर हो गया। कलात्मक सिनेमा का उद्देश्य सामाजिक यथार्थ है और व्यावसायिक सिनेमा का उद्देश्य लोकप्रियता या मनोरंजन है। सेकंड हमारा आता है विषय वस्तु के आधार पर अंतर। तो जो स्टूडेंट कलात्मक सिनेमा है उसमें गरीबी, शोषण, स्त्री विमर्श, वर्ग संघर्ष ये सभी विषय होते हैं, लेकिन जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा होता है उसमें
प्रेम, रोमांच, पारिवारिक ड्रामा और कलात्मक कथाएं, ये सभी होते हैं। तो एक यथार्थ दिखाता है तो जो दूसरा है वो यथार्थ से पलायन कराता है। तो ये था विषय वस्तु के आधार पर अंतर। थर्ड हमारा आता है शैली और प्रस्तुति में अंतर। तो जो कलात्मक सिनेमा है स्टूडेंट, उसकी जो शैली होती है वो सरल, यथार्थवादी और गंभीर होती है, यानी कि कम गीत संगीत उसमें होता है। तो इसमें सादगी और स्वाभाविक अभिनय पर बल दिया जाता है। लेकिन जहां पर जो हमारा ये व्यावसायिक सिनेमा आता है, इसकी जो शैली होती है वो भव्य, आकर्षक, भावनात्मक, नाटकीय और गीत और नृत्य की भरमार इसमें रहती है। तो इसमें गीत, नृत्य और नाटकीयता की प्रधानता होती है। तो अगर आप देखें जो कलात्मकता है उसमें मौन दृश्य रहते हैं, लेकिन व्यावसायिक में हाई वोल्टेज सीन हमें देखने को मिलते हैं। तो यही थे शैली और प्रस्तुति में अंतर। इसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है पात्र और कथा संरचना। तो कलात्मक सिनेमा में साधारण और वास्तविक जीवन से जुड़े पात्र होते हैं। तो आम आदमी केंद्र में रहता है हमारे कलात्मक सिनेमा में। इसकी जो कथा होती है वो धीमी होती है और विचार प्रधान होती है। लेकिन वहीं पर जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें जो स्टूडेंट नायक होता है वो केंद्रित होता है और तेज गति में होता है। तो इसमें एक्शन और ड्रामा जो होता है वो भरपूर मात्रा में देखा जाता है। तो नायक बनाम आम इंसान, यही हमारा सबसे बड़ा फर्क है। इसके बाद फिफ्थ जो हमारा आता है वो आता है दर्शक वर्ग और प्रभाव को लेकर। तो जो कलात्मक सिनेमा है वो सीमित है, लेकिन इसमें जो दर्शक होते हैं वे जागरूक होते हैं और इसका जो प्रभाव है वो दीर्घ और वैचारिक होता है। वहीं पर जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा होता है उसमें जो दर्शक होते हैं वे ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो तत्कालिक और भावनात्मक होता है। तो यही था हमारा दर्शक वर्ग और प्रभाव। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जो अंतर थे, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे कलात्मक और व्यावसायिक सिनेमा दोनों ही हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण धाराएं है। तो स्टूडेंट जो कलात्मक सिनेमा है वो हमारे समाज को आईना दिखाता है और व्यावसायिक सिनेमा में मनोरंजन देता है। तो दोनों अलग होते हुए भी स्टूडेंट जो ये दोनों है, ये दोनों ही मिलकर हिंदी सिनेमा को संतुलन और उसको एक व्यापकता प्रदान करते हैं। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है मूक और सवाक हिंदी सिनेमा के इतिहास पर एक लेख लिखिए, अथवा हिंदी सिनेमा के मूक युग से सवाक युग तक के विकास की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हमें मूक और सवाक युग के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे हिंदी सिनेमा का इतिहास मूक युग से प्रारंभ होकर सवाक युग तक एक महत्वपूर्ण विकास यात्रा को दर्शाता है। तो स्टूडेंट जो मूक सिनेमा था उसमें हमारे हिंदी सिनेमा की नींव रखी गई, लेकिन जो हमारा सवाक सिनेमा था उसने सिनेमा को आवाज दी और भावनाओं को शब्द दिए। तो स्टूडेंट ये जो परिवर्तन है ये केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये विषय, शैली और प्रभाव के स्तर पर एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है, यानी कि मेन बॉडी का। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे मूक हिंदी में सिनेमा का युग के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने अभी बताया जो हमारा ये दौर था इसमें संवाद नहीं होते थे और ना ही ध्वनि होती थी। तो संवाद और ध्वनि का इसमें अभाव था। जो कथा होता था उसमें दृश्य, अभिनय यानी कि चेहरे के हाव भाव, दृश्य संरचना, इनसे ही कथा को कहा जाता था। तो स्टूडेंट जो प्रारंभिक मूक फिल्में थी उनका जो विषय था वो पौराणिक और धार्मिक होता था, लेकिन बीच बीच में लिखित संवाद पट्टियां भी आपको देखने को मिल जाती थी। तो जो हमारा मूक सिनेमा था उसने सिनेमा के प्रति रुचि और जिज्ञासा दर्शाई। तो अभिनय शैली नाटक और अंतर्जित होती थी। तो मूक सिनेमा ने ही भारतीय दर्शकों में सिनेमा के प्रति रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न किया था। तो ये तो हमारा मूक सिनेमा हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है सवाक हिंदी सिनेमा का उदय। तो जब हमारा बोलने वाला सिनेमा आया उसको हम देख लेते हैं। तो अब आता है हमारा एक ऐतिहासिक मोड़। तो जो संवाद सिनेमा का था स्टूडेंट, उसके साथ संवाद, गीत और संगीत सिनेमा, इन सभी का आगमन हुआ। तो अब जो किरदार थे स्टूडेंट वे बोल सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। तो इसका जो प्रभाव हुआ स्टूडेंट, इसका प्रभाव यही हुआ कि ये सामाजिक अधिक विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने लगा।
जिससे कि हिंदी भाषा लोकप्रिय हुई और संगीत सिनेमा की आत्मा भी बन गया। तो स्टूडेंट अभिनय जो था इसमें वो अधिक स्वाभाविक और यथार्थपरक होने लगा था। तो यही था हमारा सवाक हिंदी सिनेमा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मूक से सवाक युग तक का विकास। तो स्टूडेंट ये जो हमारा परिवर्तन था, इस परिवर्तन के कारण विषय वस्तु बदली, सामाजिक मुद्दे आने लगे और तकनीकी स्तर पर जो समस्याएं थी वे भी बढ़ने लगी थी। तो अब जो फिल्में थी स्टूडेंट वे समाज की समस्याएं, नैतिक मूल्य, स्त्री पर्सन ये सभी दिखलाने लगी। तो तकनीकी रूप से जो छायांकन था वो भी बेहतर हुआ, निर्देशन सशक्त हुआ और ध्वनि भी स्पष्ट हुई। तो जो सिनेमा था स्टूडेंट वो जन संप्रेषण का एक माध्यम बन गया और दर्शक जो थे वे भी बढ़ने लगे और साथ ही ये जनजीवन का अभिन्न अंश बन गया। तो राष्ट्रीय चेतना को भी इससे बल मिला। तो स्टूडेंट जो सवाक युग था उसने सिनेमा को संस्कृति और चेतना का वाहक बनाया। तो यही था हमारा मूक से सवाक युग तक का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे मूक और सवाक युग हिंदी सिनेमा के विकास के दो महत्वपूर्ण चरण है। तो जो हमारा मूक युग था स्टूडेंट उसने तो नींव रखी, दूसरे ने हमारे विस्तार किया। तो इस यात्रा ने जो हिंदी सिनेमा है उसको तकनीकी, कलात्मक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाया। तो स्टूडेंट यही कारण है कि जो हिंदी सिनेमा का विकास है वो भारतीय संस्कृति इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है हिंदी फिल्म निर्माण में कैमरे की भूमिका को स्पष्ट कीजिए अथवा हिंदी सिनेमा के विकास में छायांकन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कैमरे की भूमिका और छायांकन के महत्व को बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। लेकिन प्रस्तावना को देखने से पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं भी कोई 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम हमारे वे जो गिववे के क्वेश्चन वे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गिववे का क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है हिंदी सिनेमा को समाज का क्या कहा जाता है। तो जो हमारा हिंदी सिनेमा है उसको समाज का क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है सिनेमा किस प्रकार का माध्यम है। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो सिनेमा किस प्रकार का माध्यम है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस। तो आप सभी को इनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे गिववे के क्वेश्चंस। अब हम दोबारा हमारे जो आंसर है उस पर आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो हम हमारा आंसर नंबर 6 है इसकी शुरुआत हम सबसे पहले हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। और प्रस्तावना में हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी फिल्म निर्माण में जो कैमरा है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारा हिंदी फिल्म निर्माण है उसमें जो कैमरा है वो एक साधारण मशीन नहीं है बल्कि वो कहानी सुनाने वाला और सबसे बड़ा कलाकार भी होता है। तो स्टूडेंट कैमरे के माध्यम से जो कहानी है वो सामने आती है, भावनाएं दिखती है, वातावरण बनता है और जो दर्शक है वो फिल्म से जुड़ने लगता है। तो स्टूडेंट जो छायांकन है उसने ही हिंदी सिनेमा को केवल दृश्य नहीं बनाया बल्कि एक उसे भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति से भी मजबूत बनाया। तो इसीलिए स्टूडेंट जो हिंदी सिनेमा के विकास में कैमरा की भूमिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले स्टूडेंट जो बात करते हैं वो हम कर लेते हैं कथा प्रस्तुति में कैमरे की भूमिका को लेकर। तो स्टूडेंट जो कैमरा है वो ही कहानी को एक दृश्य रूप देता है। तो स्टूडेंट अगर हीरो हीरोइन पहली बार मिल रहे हैं तो जो कैमरा है वो धीरे धीरे पास आता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाता है, आंखों की भाषा समझता है। तो बिना एक शब्द बोले ही जो कहानी है वो आगे बढ़ सकती है। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है विभिन्न दृश्य कोणों से कथा के जो भाव और अर्थ है वे स्पष्ट होते हैं। साथ ही कैमरे की गति से जो कथा की गति है और जो प्रभाव है वो निर्धारित किया जाता है। तो जो निकट दृश्य है वो भावनाओं की गहराई दिखाते हैं, इसी साथ जो हमारा दूर दृश्य है वो माहौल का
और प्रवेश का परिचय दिखाते हैं। तो कैमरे की गति से ही जो कहानी की गति है वो हमारी तय होती है। तो यही थी हमारा कथा प्रस्तुति में कैमरे की भूमिका। सेकंड हमारा आता है भावनात्मक अभिव्यक्ति में छायांकन का महत्व। तो स्टूडेंट जो कैमरा है वही हमारे पात्रों के भाव, पीड़ा, आनंद और संघर्ष को प्रभावी बनाता है। तो अब सोचिए अगर कोई किरदार दुखी है तो कैमरा कैसे मदद करता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के इस माध्यम से समझिएगा। एक माँ अपने बेटे को खो देती है तो कैमरा चेहरे पर ठहर जाता है। हल्की रोशनी, गहरी छाया, आंसू, खामोशी। तो ये स्टूडेंट संवाद नहीं बल्कि कैमरा ही सब कुछ कह देता है। तो प्रकाश और छाया से ही मूड का निर्माण किया जाता है और मौन दृश्य भी भावनाओं से भर जाते हैं। तो जो दर्शक है वो भावनात्मक रूप से इससे जुड़ जाता है। तो यही था भावनात्मक अभिव्यक्ति में छायांकन का महत्व। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है दृश्य सौंदर्य और कलात्मकता को लेकर। तो स्टूडेंट छायांकन जो था वो फिल्म को सुंदर और यादगार बनाता है, यानी कि उसको सौंदर्यात्मक रूप प्रदान करता है। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें, पहाड़ों में शूट किया गया गाना, गांव का सादा जीवन, ऐतिहासिक महल और स्थापत्य, तो इन सबको कैमरा इस तरीके से दिखाता है कि जो दृश्य है वो उसमें खो जाए। तो स्टूडेंट प्राकृतिक दृश्य, स्थापत्य, परिवेश, इनको प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। तो जो दृश्य है वो संयोजन से फिल्म की पहचान बनता है और फ्रेमिंग और जो एंगल है वो फिल्म को अलग ही बनाते हैं। तो हिंदी सिनेमा की जो दृश्य है वो आकर्षण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो यही था हमारा दृश्य सौंदर्य और कलात्मकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है तकनीकी विकास और कैमरे को लेकर। तो स्टूडेंट जो समय के साथ कैमरा है वो तकनीक में बदलने लगा है। तो पहले जो था वो सीमित रोशनी थी, साधारण दृश्य था, लेकिन आज के अगर आप टाइम में देखें तो हमें HD 4K क्वालिटी, ड्रोन शॉट्स, आधुनिक तकनीक, तो इसी वजह से जो हिंदी सिनेमा है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। तो तकनीक और कला का संतुलन इसने बनाया, साथ ही फिल्मों का जो स्तर है वो ऊंचा किया और प्रस्तुति इससे अधिक ज्यादा प्रभावशाली बनने लगी थी। तो यही था तकनीकी विकास और कैमरा। इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो आता है दर्शक अनुभव में वृद्धि को लेकर। तो स्टूडेंट जो कैमरा था वो दर्शकों को कहानी के भीतर ले जाता है। तो स्टूडेंट आप अगर जैसे देखें, एक एक्शन सीन में जो कैमरा है वो दौड़ता है, लड़ाई के साथ हिलता है और हर वार को महसूस कराता है। तो दर्शक सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि अनुभव भी करता है। तो जिससे कि जो दृश्य प्रभाव है उससे दर्शक सिनेमा को वास्तविक अनुभव होने लगता है। साथ ही जो सिनेमा है वो जन संप्रेषण का एक शक्तिशाली माध्यम भी इससे बनने लगता है। तो ये था दर्शक अनुभव में वृद्धि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कहेंगे कि हिंदी फिल्म निर्माण में जो कैमरे की भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाती है। तो छायांकन के बिना जो सिनेमा है वो अधूरा है और कैमरा जो था उसने हिंदी सिनेमा को भावनात्मक, कलात्मक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाया है। तो स्टूडेंट इसी कारण जो हिंदी सिनेमा का विकास है उसमें जो छायांकन का योगदान है वो बहुत ही निर्णायक और अमूल्य माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया मुगल-ए-आजम फिल्म अथवा मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा कीजिए, अथवा मुगल-ए-आजम अथवा मदर मीडिया फिल्मों की कथा, निर्देशन तथा सामाजिक संदेश की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर हमें मुगल-ए-आजम फिल्म और मदर इंडिया फिल्म के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की एक कालजिया और ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है। तो स्टूडेंट जो हमारी मदर इंडिया फिल्म है ये हमारी भारतीय ग्रामीण जीवन, स्त्री संघर्ष, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना पर एक आधारित फिल्म है जो कि उनको एक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। तो स्टूडेंट ये जो फिल्म है ये केवल हमारा एक कथा नहीं है बल्कि भारतीय समाज की आत्मा और संवेदना की एक अभिव्यक्ति भी है। तो ये फिल्म मनोरंजन से आगे बढ़कर समाज को सोचने पर मजबूर करती है और इसके माध्यम से जो हिंदी सिनेमा की सामाजिक प्रतिबद्धता है वो भी स्पष्ट होती है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कथा का विश्लेषण। तो स्टूडेंट जो हमारी मदर इंडिया की कहानी है वो एक ग्रामीण महिला राधा के जीवन संघर्ष पर आधारित होती है। तो स्टूडेंट इसमें जो नायिका होती है वो गरीबी से जूझती है,
शोषण, उसका साहूकार के शोषण को सहती है, साथ ही बाढ़, अकाल और पारिवारिक संकटों से वो अकेले लड़ती है। तो स्टूडेंट इन सब के होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता सिखाती है, यानी कि इसमें मातृत्व, त्याग, संघर्ष, कर्तव्य बोध इन सभी को केंद्र में रखा गया है। तो कहानी जो है वो यथार्थवादी और भावनात्मक रूप से भरपूर रूप से देखी जाती है। तो यही था हमारा कथा का विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है निर्देशन और शिल्प को लेकर। तो निर्देशन की अगर हम बात करें तो इस फिल्म का जो निर्देशन है स्टूडेंट वो बहुत ही संवेदनशील और यथार्थवादी माना जाता है। तो ग्रामीण परिवेश का जो हमारा यथार्थपूर्ण चित्रण है वो इसमें किया गया है। गांव का सादा जीवन दिखाया गया है। खेत, मिट्टी, मेहनत, प्राकृतिक आपदाओं के दृश्य सब इसमें भावनात्मक गहराई से दिखाए गए हैं। तो सब कुछ ऐसे लगता है जैसे हम खुद उस गांव का हिस्सा हो। तो दृश्य संरचना भी प्रभावशाली है, साथ ही प्रकाश और छायांकन भावनात्मक गहराई भी पैदा करते हैं। तो अभिनय भी स्टूडेंट इसमें स्वाभाविक और जीवंत है, प्रभावशाली है, जिससे कि जो पात्र है वे भी जीवंत बनते हैं। साथ ही जो गीत और संगीत है वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा निर्देशन और शिल्प। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है सामाजिक संदेश और आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर। तो स्टूडेंट जो मदर इंडिया का सबसे बड़ा पक्ष है वो है इसका सामाजिक संदेश। तो इसका जो सबसे प्रभावशाली दृश्य है जब राधा अपने ही बेटे के खिलाफ कठोर निर्णय लेती है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा दृश्य है ये बताता है कि न्याय और कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है। तो जो ये हमारा फिल्म है ये स्त्री को कमजोर नहीं बल्कि नैतिक और संघर्षशील रूप में दिखाती है। साथ ही ग्रामीण शोषण, साहूकारी व्यवस्था इन सभी की ये आलोचना करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मदर इंडिया है उसमें स्त्री को सिर्फ एक सहनशील नहीं बल्कि एक निर्णायक और सशक्त रूप में दिखाया गया है। राधा का जो चरित्र है वो भारतीय नारी की सहनशीलता, उसका जो भावुकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी और नैतिक साहस के रूप में उसको दिखाया गया है। तो स्टूडेंट उसका जो कठोर निर्णय है वो सामाजिक न्याय और कर्तव्य का प्रतीक भी बनता है। और जो ये फिल्म है ये समाज को नैतिक मूल्यों और आत्मसम्मान की भी शिक्षा देती है। तो यही था हमारा सामाजिक संदेश और आलोचनात्मक दृष्टि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे कि मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की एक महान और विचार प्रधान फिल्म है। तो स्टूडेंट इसकी जो कथा है, निर्देशन और सामाजिक संदेश है वो इसे कालजयी बनाते हैं। और ये जो फिल्म है ये साबित करती है कि सिनेमा जो है वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का माध्यम भी है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से जो मदर इंडिया है वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रेरणादायक एक आदर्श कृति है। तो इसी तरीके से हमारी जो मुगल आजम है वो भी आपका इसी भी तरीके से है। तो आपको उसको उसकी जो कथा स्थिति है आपको अपनी बुक से पढ़ लेनी है और उसके आंसर को भी आपको इसी तरीके से लिख देना है। तो चलिए इसके बाद ये तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आंसर नंबर 7 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सिनेमा कई कला विधाओं का मिला जुला कप है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया हिंदी सिनेमा को विभिन्न कलात्मक विधाओं का संगम क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे सिनेमा आधुनिक युग की एक समग्र और प्रभावशाली कला है। तो ये हमारा एक मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि इसमें साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, अभिनय और तकनीकी कला सब हमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण से स्टूडेंट जो सिनेमा है वो कई कलाओं विधाओं का संगम भी कहा जाता है, यानी कि उसको कई विधाओं का एक कप भी कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे साहित्य और कथा कला का योगदान को लेकर। तो स्टूडेंट हर फिल्म की जो शुरुआत है वो एक कहानी से होती है। तो अगर जो कहानी है वो मजबूत ना हो तो कितने भी बड़े सितारे हो फिल्म यादगार नहीं बनती। तो स्टूडेंट जो सिनेमा की आधारशिला है वो कथा, पटकथा और संवाद पर ही टिकी होती है। तो यही सभी साहित्य कला से जुड़े होते हैं। तो जो हमारे उपन्यास, कहानी और नाटक है इनसे प्रेरित जो फिल्में होती है वो हिंदी सिनेमा को गहराई और विस्तार भी देती है। तो स्टूडेंट साहित्य सिनेमा को विचार और संवेदना भी ये देता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे साहित्य और कथा कला का योगदान। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है संगीत और गायन कला। तो हिंदी सिनेमा में संगीत का भी विशेष महत्व है। तो हिंदी सिनेमा में गीत संगीत आत्मा माना जाते हैं। खुशी हो या गम हर भावना का एक गीत होता है।
तो गीत ही भावनाओं को व्यक्त करता है, साथ ही शास्त्रीय, लोक और आधुनिक गीत का प्रयोग भी होता है। तो संगीत जो है वो फिल्म को लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाता है, तो कई फिल्म अपने गीतों की वजह से ही अमर हो जाती है। तो यही था संगीत और गायन कला। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो आता है नृत्य और अभिनय कला। तो स्टूडेंट, नृत्य के बिना जो हिंदी सिनेमा है वो बहुत ही अधूरा है। तो नृत्य के माध्यम से भाव, उत्सव और आनंद इन सभी को दिखाया जाता है। तो शादी का दृश्य हो या उत्सव, नृत्य माहौल को जीवंत बना देता है। तो नृत्य से ही आनंद और उत्सव की अभिव्यक्ति दिखती है। अभिनय रंगमंच कला से जुड़ा हुआ है, साथ ही जो पात्रों के हाव भाव और संवाद है वे पात्रों को जीवंत बनाते हैं। तो अभिनय ही सिनेमा की एक जान होता है, वो ही हमारे सिनेमा को जीवंत बनाता है। तो यही था नृत्य और अभिनय कला। इसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है चित्रकला और दृश्य संरचना को लेकर। तो फिल्म का हर फ्रेम एक चलती फिरती तस्वीर होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, रंगों का चयन, प्रकाश और छाया, फ्रेमिंग और एंगल, ये सभी हमारे बहुत ही जरूरी होते हैं। तो चित्रकला से ये सभी जुड़े होते हैं स्टूडेंट। दृश्य सौंदर्य ये हमारे बढ़ाते हैं, साथ ही ये भावनात्मक वातावरण को भी बनाते हैं। तो इसीलिए जो सिनेमा है उसको चलती हुई चित्रकला भी कहा जाता है। तो यही था हमारा चित्रकला और दृश्य संरचना। इसके बाद जो फिफ्थ आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है तकनीकी कला और शिल्प को लेकर। तो अब हम बात करते हैं तकनीक की। तो छायांकन, संपादन, ध्वनि संयोजन, ये सभी हमारी तकनीकी कला के ही अंग माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, जो तकनीक है वो सिनेमा को प्रभावी बनाती है और आकर्षक बनाती है। तो सभी कलाओं को जोड़ने का काम भी हमारी तकनीक करती है। तो सिनेमा को आधुनिक और आकर्षक बनाती है हमारी तकनीक। तो यही था हमारी तकनीकी कला और शिल्प। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं स्टूडेंट, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो सिनेमा है वो एक अकेली कला नहीं बल्कि वो कई विधाओं का एक समन्वित और संगठित रूप है। तो हिंदी सिनेमा जो है उसने साहित्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, इन सभी को सुंदर संगम देखने को हमें मिला है। और इसी कारण से जो सिनेमा है वो एक प्रभावशाली और संपूर्ण लोकप्रिय माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, समांतर सिनेमा में अभिमान जनोदित सिनेमा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा सामाजिक संदेश देने वाले सिनेमा और शौक के मनोरंजन सिनेमा में मुख्य भिन्नता बताइए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। और प्रस्तावना में स्टूडेंट हम देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की धाराएं विकसित हुई है। तो जो हिंदी सिनेमा है वो विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर ही जो धाराएं है उनको विकसित करता है। फर्स्ट हमारा समांतर और सेकंड हमारा व्यावसायिक। तो दोनों की जो सोच और प्रस्तुति है स्टूडेंट वे दोनों ही अलग है। तो स्टूडेंट, इन दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो सिनेमा की वैचारिक दिशा को समझने में सहायक सिद्ध होता है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में अगर हम सबसे पहले बात करें उद्देश्य के आधार पर अंतर, तो स्टूडेंट ये जो आंसर है ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अभी जो हमारा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उद्देश्य जो था वो समांतर सिनेमा का उद्देश्य था समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर करना, लेकिन जो हमारा अभिमानजनक सिनेमा का उद्देश्य है वो दर्शकों को कलात्मक मनोरंजन देना होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा समांतर सिनेमा है वो सामाजिक चेतना जागृत करने और विचार उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा अभिमानजनक सिनेमा है वो लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता को प्राथमिकता देता है। तो ये तो उद्देश्य के आधार पर हो गए। सेकंड आता है विषय वस्तु के आधार पर। तो समांतर सिनेमा में गरीबी, शोषण, वर्ग ये सभी होता है और इसकी जो कथाएं होती है वो जीवन के यथार्थ से जुड़ी होती है। लेकिन जो हमारा अभिमानजनक होता है उसमें प्रेम, रोमांच, नायकत्व ये सभी होते हैं और ये यथार्थ की अपेक्षा कल्पना इसमें अधिक होती है। तो ये विषय वस्तु और कथ्य में अंतर हो गया। थर्ड हमारा आता है शैली और प्रस्तुति का अंतर। तो समांतर सिनेमा की जो शैली होती है वो सरल, गंभीर और यथार्थवादी होती है, लेकिन जो अभिमानजनक से की शैली होती है वो भव्य, नाटकीय और भावनात्मक होती है। तो यही थी शैली और प्रस्तुति का अंतर। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है पात्र और नायक की भूमिका। तो समांतर सिनेमा में जो पात्र था वो सामान्य जनजीवन से जुड़ा था, लेकिन अभिमानजनक सिनेमा में जो नायक है वो असाधारण शक्ति और गुणों से
युक्त होता है। फिफ्थ हमारा आता है दर्शक वर्ग और प्रभाव को लेकर। तो स्टूडेंट जो समांतर सिनेमा है वो दर्शक वर्ग तक सीमित है लेकिन प्रभावशाली है, लेकिन जो अभिमानजनक सिनेमा है वो दर्शक वर्ग में व्यापक है लेकिन वो तत्कालिक और भावनात्मक होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे अंतर जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस आंसर को हमने आपको पहले भी डीपली एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए अब हमने इसको थोड़ा शॉर्टली आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटे से निष्कर्ष की। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो दोनों है उनकी सिनेमा में अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी पहचान है। तो जो सीमांतर सिनेमा है वो समाज को आईना देता है, लेकिन जो हमारा व्यवसायिक सिनेमा है स्टूडेंट, जो हमारा अभिमानजनक सिनेमा है वो मनोरंजन प्रदान करता है। तो दोनों ही मिलकर हिंदी सिनेमा को समृद्ध और व्यापक बनाते हैं। तो इसी प्रकार से उद्देश्य, शैली और प्रभाव के स्तर पर दोनों में स्पष्ट अंतर भी हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित संक्षिप्त विवेचन कीजिए, यानी कि टिप्पणी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे दिया गया है 1990 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में आए परिवर्तन। सेकंड, हिंदी सिनेमा को वर्तमान में मिलने वाली चुनौतियां। थर्ड, हिंदी फिल्मों में गीत संगीत का महत्व। और फोर्थ, पीके फिल्म की संवाद शैली और प्रभाव को लेकर। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम कर लेते हैं और एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे 1990 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में आए परिवर्तन। तो 1990 के दशक के बाद जो हिंदी सिनेमा था स्टूडेंट, उसमें उदारीकरण और वैश्वीकरण का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा था। तो पहले जहां पर हम पारंपरिक पारिवारिक कहानियां देखते थे, सीमित विषय वस्तु होती थी, लेकिन अब जो थी यहाँ पर शहरी जीवन, बदलते रिश्ते, करियर, पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सभी विषय आने लगे थे। तो स्टूडेंट तकनीकी विकास के कारण से ही जो छायांकन और संपादन है उनमें सुधार आया, और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 1990 के बाद है वो हिंदी सिनेमा अधिक आधुनिक और विविध और प्रयोगशाली बन गया था। तो कथानक में विविधता आई, प्रयोगधर्मी सिनेमा को स्थान मिला, साथ ही दर्शक वर्ग की रुचियों में बदलाव के अनुसार जो फिल्मों की शैली है वे भी बदलने लगी थी। तो यही था हमारा 1990 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में आए परिवर्तन। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है हिंदी सिनेमा को वर्तमान में मिलने वाली चुनौतियां। तो वर्तमान समय में जो हिंदी सिनेमा है स्टूडेंट, उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो चुनौती है वो है व्यावसायिक दबाव, सेकंड हमारी मौलिकता की कमी, और थर्ड हमारा एक ही तरह की कहानियों की पुनरावृत्तियां। तो स्टूडेंट इसके अलावा जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यम है उनके कारण भी जो दर्शकों का ध्यान है वो भी बट गया है। तो बदलती दर्शक अपेक्षाओं के अनुरूप सिनेमा को ढालने की कठिनाई है। तो आज सिनेमा के सामने मनोरंजन और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने की भी बड़ी चुनौती है। तो स्टूडेंट यही था हिंदी सिनेमा को वर्तमान में मिलने वाली चुनौतियां। इसके बाद थर्ड हमारा आता है हिंदी सिनेमा में गीत संगीत के महत्व को लेकर। तो स्टूडेंट जो गीत संगीत है उसको हिंदी सिनेमा की आत्मा कहा जाता है। तो जो गीत है वो भावनाओं को गहराई देती है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। तो स्टूडेंट प्रेम, विरह, उत्साह और पीड़ा, हर भावना हमारे गीतों के माध्यम से प्रभावी बनती है। तो गीत ही सिनेमा को लोकप्रियता और पहचान बढ़ाते हैं, साथ ही सांस्कृतिक परंपरा और भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं। तो यही कारण है कि जो गीत संगीत है वो हिंदी फिल्मों को लोकप्रिय और यादगार बनाता है। तो यही था हमारा हिंदी फिल्मों में गीत संगीत का महत्व। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है पीके फिल्म की संवाद शैली और उसके प्रभाव को लेकर। तो जो पीके फिल्म की संवाद है स्टूडेंट, वो सरल, व्यंग्यात्मक और प्रभावशाली और विचार उत्तेजक है। तो संवादों के माध्यम से जो धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास है उन और सामाजिक पाखंड है, इन पर सीधे प्रश्न उठाए गए हैं, और भाषा भी इतनी सहज और जन सामान्य है कि सामान्य दर्शक भी संदेश समझ पाता है। तो पीके के जो संवाद है स्टूडेंट, वे दर्शकों को हंसाते भी है और सोचने पर मजबूर भी करते हैं। तो स्टूडेंट फिल्म का जो संवाद है वो पक्ष सामाजिक चेतना जागृत करने में सफल रहा है। तो इन चारों विषयों से स्पष्ट होता है कि जो हिंदी सिनेमा है वो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का प्रतिबिंब और विचार व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट
ये थे हमारे हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart, or crush your exam. All the best. See you in the next video.